निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध है सिंधु संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। सभी को नमस्कार, मैं शिवा शिकरवार और आप जुड़ चुके हैं यंग इंडिया नो दाई सेल्फ आ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेसबुक पेज से। विवेकानंद केंद्र दिल्ली द्वारा 2017 में लिया गया इनिशिएटिव, जो अब तक सैकड़ों युवाओं को राष्ट्र हित में कार्य करने की प्रेरणा दे चुका है। इस कोविड-19 लॉकडाउन के चलते हम अनेक माध्यमों द्वारा युवाओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए कि इस देश का युवा इस देश में हुए महापुरुषों के जीवन के बारे में जाने, ये लाइव स्केच प्रेजेंटेशन सेशंस रखे गए। वैसे तो हम अपने संगठन कार्य में अनेक जीवन चरित्रों से प्रेरणा लेते ही हैं, परंतु इस बार कुछ चीज़ें नई हैं। वो नई चीज़ें क्या हैं कि एक तो ये ऑनलाइन है और कैमरे के सामने है, और दूसरी चीज़ कि इस बार यंग इंडिया प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने टीम मेंबर्स को फ्री हैंड दिया है कि वो अपने इंटरेस्ट का लाइव स्केच चूज़ करें जिसको वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। मुख्य तौर पर इससे दो बातें निकलकर सामने आती हैं कि एक तो इससे हमें अपने टीम मेंबर्स के इंटरेस्ट का पता लगता है, और दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि जैसा कि स्वामी जी कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ अ ग्रेट जिम्नेजियम वेयर वी कम टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग। तो कार्यकर्ताओं की, टीम मेंबर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उनका शब्दों का चयन और भी इम्प्रूव हो, इसी ऑब्जेक्टिव के साथ भी ये लाइव स्केच प्रेजेंटेशन सेशंस रखे गए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं भी यंग इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से ही विवेकानंद केंद्र के संपर्क में आया, और आज जम्मू कश्मीर स्टेट में समाज संगठन का कार्य का जो दायित्व मुझे दिया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए कि एक समय पर जम्मू कश्मीर के विषय में एक नारा बहुत प्रचलित हुआ था, शायद आपने सुना भी होगा, कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। ये नारा देने वाले स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन चरित्र को मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा। वैसे एक बात आपको बताना चाहूँगा कि श्यामा बाबू से मेरा परिचय अपनी स्कूल लाइफ में ही हो गया था, जब 9वीं कक्षा में मेरा दाखिला श्यामा प्रसाद विद्यालय लोधी स्टेट नई दिल्ली में हुआ। अपने स्कूल लाइफ में हम अनेक माध्यमों द्वारा श्यामा बाबू के जीवन के अलग अलग प्रसंगों को जानते रहते थे, कभी कविता के माध्यम से, कभी किसी गीत के माध्यम से, और हमारे अध्यापक कक्षा कालांश के समय अलग अलग विषयों को लेकर श्यामा बाबू के अलग अलग प्रसंगों पर हमसे चर्चा करते ही रहते थे। और मुख्य तौर पर स्कूल में लगा हुआ वह स्टैचू और उसके नीचे लगा हुआ वह टैबलेट, तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर, इन सारे घटकों ने मिलकर श्यामा बाबू के साथ हमें हमेशा जोड़े रखा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं श्यामा बाबू के चारित्रिक मूल्यों पर। अगर हम बात करें कि कुछ इतिहास निर्माता ऐसे भी हुए हैं जिन्हें इतिहासकार स्वयं ही भूल जाया करते हैं, परंतु जिनकी छवि इतिहास से मिटाए नहीं मिटती, ऐसे ही इतिहास निर्माता थे श्यामा बाबू। श्यामा बाबू के चारित्रिक जीवन को जानने से पहले यह आवश्यक होगा कि हम उनके पारिवारिक बैकग्राउंड पर भी प्रकाश डालें। आधुनिक भारत के निर्माता और पुनर्जागरण आंदोलन के प्रबल प्रवक्ता माने जाते थे श्यामा बाबू के पिता सर आशुतोष मुखर्जी। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज और कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहते हुए
उन्होंने केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आधुनिक ज्ञान विज्ञान शिक्षा प्रणाली की आधारशिला रखी। अच्छा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वो फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर भी थे। सन 1901 तारीख 6 जुलाई भवानीपुर में सर आशुतोष मुखर्जी की धर्मपत्नी जोगमाया देवी ने जन्म दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। माताजी के भक्ति भाव के कारण बालक के कानों में बचपन से ही धर्म संस्कृति के मंत्र गूंजते रहे और वहीं पिता और उनके मित्रों द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रभाव भी साथ ही साथ बहता रहा। पिताजी ने उन्हें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया तो माता ने स्वधर्म का। ये जो स्वतंत्रता और स्वराज का जो विचार है ये उन्हें अपने स्कूल लाइफ में भी पढ़ने को मिला, जानने को मिला और यह विचार और भी प्रगाढ़ हुआ। उनकी स्कूली शिक्षा मुख्य तौर पर मित्र इंस्टीट्यूशन में हुई, जिसकी स्थापना सर आशुतोष मुखर्जी ने खुद बच्चों में राष्ट्रवादी विचार को विकसित करने के लिए की थी। और आगे चलते हुए अगर उनके एजुकेशनल लाइफ पर हम प्रकाश डालेंगे तो 1921 में बीए इन इंग्लिश और उसके बाद मास्टर्स इन बांग्ला प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा यूनिवर्सिटी, उनकी दोनों डिग्री कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ही हुई। ग्रेजुएशन के दौरान ही 1922 में उनका विवाह सुदामा देवी से करा दिया गया। आगे बढ़ते हुए एक जज पिता ने अपने बेटे को कानून की शिक्षा देना आवश्यक समझा और बीएल की डिग्री में दाखिला करवाया। बीएल का नतीजा आने को ही था कि श्यामा बाबू पर वज्रपात हुआ। सन 1924 में सर आशुतोष मुखर्जी का स्वर्गवास हुआ। इसके बाद श्यामा बाबू को सर आशुतोष मुखर्जी के विचार को विश्वविद्यालय में बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन ने श्यामा बाबू को विश्वविद्यालय के कामों से जोड़े रखा। आगे बढ़ते हुए 1926 में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए श्यामा बाबू लंदन गए। पिताजी की वकालत की विरासत को संभाल सके इसको भी लेकर वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना उन्होंने आवश्यक समझा और वो उसके लिए लंदन जाते हैं। लंदन से वापस आने के बाद जब वो लंदन से वापस आए तो उन्होंने वकालत के कार्य से खुद को जोड़ लिया और उसमें वो सफल भी रहे। यहीं से उनके पॉलिटिकल कैरियर की भी शुरुआत होती है जब 1929 में विश्वविद्यालय क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर विधान परिषद का चुनाव लड़ा और जीते भी। 1933 में श्यामा बाबू पर फिर से वज्रपात हुआ। 12 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद उनकी धर्मपत्नी सुदामा देवी का स्वर्गवास हुआ। यह घटना उनके जीवन में मुख्य रही और इसके बाद उन्होंने खुद को मुख्य तौर पर पूर्ण रूप से यूनिवर्सिटी के कामकाज से जोड़ लिया और इसी के चलते वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के 1934 में यंगेस्ट वाइस चांसलर बने। वाइस चांसलर रहते हुए उनके कुछ कार्य ऐसे हैं, कार्य तो कई हुए होंगे, कुछ कार्य ऐसे हैं जो आज भी एक युवा को पता होने चाहिए। तो वो 3 कार्य मुख्य रहे थे कि एक तो उन्होंने बांग्ला को मैट्रिक तक की शिक्षा का एक माध्यम बनाया और अंग्रेज़ों के विरोध के बावजूद कॉन्वोकेशन सेरेमनी को बांग्ला में संचालित करवाया और चीफ गेस्ट बुलाया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। इसी में यूनिवर्सिटी का लोगो, यूनिवर्सिटी के लोगों से फिरंगी वर्चस्व हटाकर उसको भारतीय स्वरूप दिया। लगातार 2 साल वाइस चांसलर के पद पर रहने के बाद उन्होंने 1938 में यह पद छोड़ा। अब यहाँ से एक्टिव पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। यह वह दौर है जब अंग्रेज़ों द्वारा
उनकी विभाजनकारी नीतियों के कारण हिंदू मुसलमान की राजनीति देश में जोर पकड़ रही थी और 1939 के दौरान कांग्रेस ने लेजिस्लेटिव असेंबली को बॉयकॉट करने का फैसला किया और इसी के समर्थन में श्यामा बाबू ने अपने दायित्व से इस्तीफा दिया और उसी सीट से इंडिपेंडेंट विधान परिषद में चुनाव लड़ा और जीते भी। तभी उनको हिंदू महासभा में सम्मिलित होने का प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं मुसलमान विरोधी नहीं हूँ, मैं अलगाववादी मुस्लिम सोच का विरोधी हूँ। इसके बाद बंगाल विधायिका को 2:3 के रेशियो में हिंदू मुस्लिम के बीच बांटने का फैसला हुआ। तब श्यामा बाबू एक ऐसे राजनीतिक दल या ऐसे संगठन की तलाश करने लगे जो राष्ट्रवादी भी हो और माइनॉरिटीज़ हिंदुओं के हितों की बात भी करे। राष्ट्रवादी इसलिए हो क्योंकि उस समय राष्ट्रवादी होने का अर्थ था कांग्रेसी होना। और इस तलाश में अंततः उन्होंने हिंदू महासभा को ही ज्वाइन किया। 1944 में कार्यकारी अध्यक्ष का उन्होंने कार्यभार संभाला और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में एक बंगाल में अंग्रेजों के विरुद्ध एक भारी विद्रोह देखा गया, जिसका बदला अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने अपने बंगाल के अकाल में बंगाल के लोगों के पास सहायता ना पहुंचाकर उसका बदला भी लिया। 1944 में ही वो अपने पिताजी के जूनियर मजदूर हक से मिले और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट की स्थापना की, जिसमें उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। इसी साल उन्होंने अपने विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए, देशव्यापी बनाने के लिए अंग्रेजी में द नेशनलिस्ट और बांग्ला में हिंदुस्तान की शुरुआत की। इस मुस्लिम फॉर्मेशन के साथ सरकार बनाना ये समाज के उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा था जो कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर सरकार या कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आगे चलते हुए बंगाल में भारी अकाल पड़ा, बंग भूमि शमशान भूमि में बदलने लगी और अंग्रेजी प्रशासन ने एक भी राहत कार्य चलाने का बेड़ा नहीं उठाया। इसी दौरान श्यामा बाबू दिन रात राहत कार्य में लगे रहे। उधर मुस्लिम लीग ने नारा दिया कि बटकर रहेगा हिंदुस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। विभाजन की बात जोर पकड़ने लगी। श्यामा बाबू का ऐसा मानना था कि गांधी जी के रहते विभाजन कभी नहीं हो सकता और वो कहते थे कि किसी भी सांप्रदायिक समस्या का हल कभी भी देश का विभाजन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हुए ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग मुसलमानों की देश में रिप्रेजेंटेटिव बन गई और विधानसभा के चुनाव में, प्रोविंशियल इलेक्शन में सभी मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई। इसी दौरान श्यामा बाबू भी बंगाल विधानसभा और संविधान सभा के लिए चुने गए। श्यामा बाबू का जो विचार था, जो विश्वास था कि गांधी जी के रहते देश का विभाजन नहीं हो सकता, इंडिविजुअल तौर पर वो श्यामा बाबू गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, परंतु अन्य कांग्रेस नेताओं की तरह ही उनके भी गांधी जी की कुछ बातों को लेकर वो सहमत नहीं थे। अंततः देश का विभाजन हुआ। इससे पहले ही मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 में पूरे देश में डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की और पूरे देश में
रक्तपात हुआ। श्यामा बाबू के जीवन पर इसका भारी प्रभाव पड़ा और उन्होंने इसके विरोध में, इसका कड़ा विरोध करते हुए युवाओं को संगठित करना शुरू किया और सिटीजन्स प्रोटेक्शन के लिए हिंदुस्तान नेशनल गार्ड्स का गठन किया। देश का विभाजन होने के बाद गांधी जी के कहने पर उन्हें नेहरू कैबिनेट में शामिल किया गया और उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ सप्लाई एंड इंडस्ट्री का कार्यभार दिया गया। जब यह कार्यभार उन्हें दिया गया, इसी दौरान बंगाल में और पूरे देश में कई बड़े उद्योगों, कई बड़े कारखानों की स्थापना हुई। आगे चलते हुए 1950 में माइनॉरिटीज़ के विषय को लेकर नेहरू लियाकत समझौता किया गया। इस समझौते के विरोध में श्यामा बाबू ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने यह कहकर इस्तीफा दिया, उन्होंने इस संधि को भारत की कमज़ोरी करार दिया। और यह युवाओं के लिए सोचने वाला विषय है कि क्या आज के दौर में कोई भी नेता या कोई भी पॉलिटिशियन इन बिंदुओं को लेकर अपने केंद्रीय मंत्रालय पद से इस्तीफा देगा क्या? यह प्रश्न आपके लिए, आप इस पर विचार करिए। और आगे बढ़ते हुए जब उन्होंने पूर्ण रूप से नेहरू सरकार से इस्तीफा दिया, इसके बाद उन्होंने खुद को ईस्ट पाकिस्तान से आए हिंदुओं के पुनर्वास के कार्य से जोड़ लिया। उन्होंने इस कार्य में बहुत मेहनत की। हिंदुस्तान नेशनल गार्ड्स के माध्यम से उनके पुनर्वास और सेवा कार्य में उस कार्य को गति मिली। आगे चलते हुए 1951 में उन्होंने खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय जनसंघ, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य कर रही है। भारतीय जनसंघ की स्थापना और उसकी स्थापना के समय ही उन्होंने जनसंघ के दरवाजे सभी वर्ग, सभी पंथ और सभी धर्मों के लिए खोल दिए। वो अभी भी इस विचार को लेकर स्पष्ट थे कि मैं मुसलमान का विरोधी नहीं हूँ, मैं अलगाववादी मुस्लिम सोच का विरोधी हूँ। और वो हमेशा से चाहते थे कि मुसलमान भी इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा बने। तो इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। हालांकि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में केवल 3 सदस्य भारतीय जनसंघ से चुनकर लोकसभा गए। श्यामा बाबू के संगठन कौशल को देखते हुए 3 सदस्य होने के बावजूद भी उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा दिया गया। उधर उत्तर में कश्मीर की समस्या जोर पकड़ने लगी और कश्मीर की बात गहराने लगी। शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की। श्यामा बाबू का इस पर कहना था कि जो शेख अब्दुल्ला खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे, फिर वो कैसे जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग कर सकते हैं? और अगर यह संविधान पूरे भारत के लिए अच्छा है तो जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं? और अगर आप कश्मीर के लोगों के पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं तो जम्मू और लद्दाख के लोगों का क्या, जो पूर्ण रूप से भारत में विलय चाहते हैं? सरदार पटेल की तरह ही
उनके भी नेहरू जी से कुछ बातों को लेकर मतभेद थे, जिसमें मुख्य बात यही थी कि पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के रूप में कश्मीर पर जो हमला किया था उनको पूर्ण रूप से पीछे खदेड़े बगैर कश्मीर मसले को यूनाइटेड नेशन के पास ले जाया गया और वहीं की वहीं सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया गया। उन्होंने इस विचार को, इस स्पेशल स्टेटस के विचार को शेख अब्दुल्ला की 3 नेशन थ्योरी करार दिया। और जब उन्हें पता लगा कि अपने ही देश में, अपने ही देश के भूभाग में प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ेगा, और जब उन्हें यह भी सूचना मिली कि कश्मीर में तिरंगा लहराते हुए देश के युवाओं को गोलियां खानी पड़ रही हैं, तब उन्होंने यह नारा दिया कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और उन्होंने प्रण किया कि मैं कश्मीर जाऊंगा और बिना परमिट के जाऊंगा। वहीं से उन्होंने शेख अब्दुल्ला को तार भेजा कि मैं कश्मीर समस्या को समझने और उसे सुलझाने कश्मीर आ रहा हूं। 8 मई 1953 को एक युवा टोली के साथ वो कश्मीर के लिए रवाना हुई। उस युवा टोली में एक युवा पत्रकार का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो आगे आकर भारत के प्रधानमंत्री भी हुए। वो युवा पत्रकार का नाम था स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। कश्मीर की ओर अग्रसर होते हुए जम्मू की सीमा पर जब उन्हें रोका गया और उन्हें जब गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने उस युवा पत्रकार से कहा, वाजपेयी जाओ और पूरे देश में बता दो कि मैं कश्मीर आ गया हूं, वो भी बिना परमिट के। फिर उन्हें अरेस्ट किया गया। उसके बाद वहीं से उनको जिप्सी में श्रीनगर ले जाया गया और उन्हें एक बंगले में वहां पर हाउस अरेस्ट, नज़रबंद किया गया। श्यामा बाबू हार्ट के पेशेंट थे। उनके मना करने के बावजूद कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, इतनी हाइट पर रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी उन्हें नज़रबंद रखा गया। और जम्मू कश्मीर के विषय में बात आई है तो जम्मू कश्मीर के थोड़े ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड को भी आपके सामने रखता हूँ कि जम्मू कश्मीर ज्योग्राफिकली, जिस जम्मू कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह ने 1947 में भारत में किया था, वह जम्मू कश्मीर अब 3 हिस्सों में बंट चुका है। जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा जिसको हम भारत का हिस्सा मानते हैं, और वो भारत का हिस्सा, पूरा कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, वो अब 3 हिस्सों में बटा। वो 3 हिस्से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर POJK, चाइना ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख में अक्षय चिन्ह और सक्सगम वैली का जो एरिया चाइना ने लिया हुआ है, और तीसरा है जम्मू कश्मीर। तो ये ज्योग्राफिकली 5 हिस्सों में डिवाइड है, जिसमें पहला हिस्सा है जम्मू, दूसरा कश्मीर, तीसरा लद्दाख, चौथा गिलगित और बाल्टिस्तान। ये 5 हिस्से पूर्ण रूप से ज्योग्राफिकली और कल्चरली हर तरीके से डिफरेंट है। तो क्या जो प्रश्न श्यामा बाबू ने, जो बुनियादी प्रश्न कश्मीर के विषय में उठाए, क्या आज उन समस्याओं का हल हो चुका है क्या? वहीं नज़रबंद रहते हुए 23 जून सुबह 3:40 पर यह खबर देश को मिलती है कि श्यामा बाबू का स्वर्गवास हुआ। श्यामा बाबू अब नहीं रहे। अब उन्हें बताया जाता है कि उन्हें ऐसे अस्पताल में ले जाएगा जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था तक नहीं थी। बाद में उनके परिवार ने, उनके परिवारजनों ने उस पर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी की मांग भी की, उस डेथ को मिस्टीरियस बताते हुए जांच की मांग भी की, परंतु उस समय के प्रशासन द्वारा, उस समय की सरकार द्वारा इस मांग को ठुकरा दिया गया कि जब डेथ डिक्लेयर हो गई है उसमें मिस्ट्री कैसी। तो अब युवाओं के लिए प्रश्न है कि क्या श्यामा बाबू ने जो प्रश्न उठाए थे, क्या कागज़ों पे से 370 आर्टिकल हटा देने से कश्मीर की समस्या हल हुई है क्या? क्या आज कश्मीर शांत है? ये दायित्व
इस बलिदान को युवा हमेशा याद रखे। हाँ, ये हो सकता है कि 370 से इसका बीज रोपण हुआ हो, परंतु अब इस अखंड भारत का जो स्वप्न है अब इस देश के युवाओं के हाथ में है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस युवाओं को टारगेट करते हुए यंग इंडिया प्रोग्राम को हम एक युवा आंदोलन बनाकर देश में खड़ा करेंगे। इस प्रण को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।